अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ़ॉरेन एक्सचेंज में जो दो तरह की ट्रेड थी, एक इम्पोर्ट थी एंड एक एक्सपोर्ट थी। आज हम एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है जी। इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, ठीक है, अगर चीज़ों या सर्विस खिदमात जो है वो बेची जाएँ टू द ट्रेडर ऑफ एन अदर कंट्री, ठीक है ना, किसी दूसरे मुल्क के जो है ट्रेडर को, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। हम इसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा है? एक्सपोर्ट ट्रेड इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन सेंडिंग गुड्स फ्राम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ करना, परफॉर्म करना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना और चीज़ों को बेचना जो है वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। लास्ट में हमने प्रोसीजर पढ़ा था इंपोर्ट ट्रेड का। ठीक है, आज हमारा जो प्रोसीजर होगा वो एक्सपोर्ट ट्रेड का होगा। ठीक है, कि एक्सपोर्ट ट्रेड में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। यहाँ पे इसकी जो है वो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, हम इसकी जो है वो डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले है ऑब्टेनिंग इंटेंट। ऑब्टेनिंग इंटेंट से मुराद होता है कि हमने जो भी इम्पोर्टर की ख्वाहिश होती है चीज़ को ख़रीदने की, ठीक है, वो हमने बतानी है इसमें कि जो इम्पोर्टर होता है यानी जो परचेज़र होता है वो क्या क्या चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहता है, उसकी इंक्वायरी यानी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी की होनी चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, टाइम ऑफ डिलीवरी के कब चाहिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, कि क्या क्या जो है वो स्टेप्स होंगे, इम्पोर्टर की क्या क्या डिमांड होगी, वो सारे इंटेंट्स मतलब कि हमने वो सारी ज़रूरी मालूमात जो है वो इम्पोर्टर से इकट्ठी करनी होती हैं। उसमें जो है वो 3-4 तरह के जो हैं वो हमारे पास इंटेंट्स हैं। सबसे पहले ओपन इंटेंट है। ओपन इंटेंट से क्या मुराद है? इफ़ द एक्सपोर्टर इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल for deciding the quality and the price of goods along with the other fact then it is called ओपन। यानी कि इसमें एक्सपोर्टर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दिखाता है कि उसे वो किस क्वालिटी की चीज़ देगा या किस प्राइस पे देगा। क्लोज इंटेंट से मुराद होता है इफ़ द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स along with other फैक्टर्स यानी कि कोई और डिसाइड करे, ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने से पहले, ऑर्डर के बनने से पहले अगर कोई और यानी कि इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों ना करे, उसमें कोई थर्ड पर्सन जो है जो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होगा वो अगर इंटेंट्स देगा तो वो क्लोज इंटेंट कहलाएगा। ठीक है, ये दो तरह के जो होते हैं वो इंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इंटेंट आफ्टर रिसीविंग, यानी जब हमने इंटेंट रिसीव कर ली है, एक्सेप्टर क्या करता है, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें वो ये बताता है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंपोर्टर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो पूरी करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन होती है। एवरी पाकिस्तानी ट्रेडर हु वांट्स टू एक्सपोर्ट इट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, यानी कि पहले उसको एज एक्सपोर्टर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा अंडर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट कंट्रोल। यानी कौन सा कंट्रोल है, यानी एक्ट कौन सा होगा हमारे पास 1952 के मुताबिक उसको जो है वो रजिस्टर करवाना होगा कि वो एक इम्पोर्टर है। फिर इम्पोर्टर का उसको लाइसेंस दिया जाएगा। इम्पोर्टर के लाइसेंस में लिखा जाएगा कि जी किस चीज़ की जो है वो एक्सपोर्टिंग करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में ये बताया जाएगा एक्सपोर्टर को कि जी उसके लाइसेंस में जो जो वो चीज़ें जो है वो भिजवा सकता है दूसरे ममालिक में, उसमें कौन कौन सी कमोडिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर कितनी एक्सपोर्ट का जो है वो कंट्रोल होगा, कितना फ्री होगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो I&E एक्ट जो है कंट्रोलर सिस्टम में जाके उसको ओके किया जाता है। उसको फिर उस लाइसेंस की फ़ी जो है वो अदा करनी होती है। प्रॉपर एक अथॉरिटी होती है एक्सपोर्टर को डील करने के लिए, जो कि एक्सपोर्टर को इजाज़त देती है कि आप बस ये कमोडिटीज़ की एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिना इजाज़त के लिए वो करेगा तो वो गैर कानूनी होगा और उसको स्मगलिंग का नाम दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिमांडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट।
अब यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये आपने MBF में भी पढ़ा होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इन दोनों के बैंक्स शामिल होते हैं, जिसमें इम्पोर्टर को ये श्योरिटी हासिल होती है कि अगर चीज़ें आपको एक्सपोर्टर नहीं प्रोवाइड करता तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, एक्सपोर्टर को ये गारंटी मिलती है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, वो इम्पोर्टर के बैंक से रब्ता करता है और इसको एश्योरेंस मिलती है कि अगर वो इम्पोर्टर का बैंक उसको पेमेंट, यानी इम्पोर्टर अगर उसको पेमेंट नहीं करता तो वो बैंक उसको जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट की आपने पूरी डिटेल उसमें पढ़ी होगी, इसलिए हम इसकी तफसील में नहीं जाते। आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को श्योरिटी हासिल होती है ताकि वो बैंक के थ्रू जो है वो अपनी अमाउंट रिसीव कर सके और इम्पोर्टर अपनी जो है वो चीज़ को यानी किसी लोकल बैंक के थ्रू उसकी अमाउंट की पेमेंट कर सके। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट से मुराद होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो इम्पोर्टर और मुल्क का होता है, एक्सपोर्टर और मुल्क का होता है, तो दोनों की करेंसीज आपस में चेंज होती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो, कोई जो है वो मुश्किलात जो है वो पेश ना आए। ठीक है, ताकि इसमें जो है वो कितनी उसकी लेवल की जो है वो हम कह सकते हैं कि जो है वो प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, उनके प्राइस की कितनी वैल्यू होगी, दोनों की प्राइजेस की वैल्यू को डिटर्मिनेट करते हुए एक फ़िक्स प्राइस जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है कि आपकी चीज़ की वैल्यू या आपकी चीज़ की प्राइस कितनी है। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट में फ़िक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्डिंग एजेंट्स। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर, जब हमको ऑर्डर रिसीव हो जाता है तब एक फॉरवर्डिंग एजेंट यानी कि एक्सपोर्टर सेंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉरवर्डिंग एजेंट टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्टर। यानी कि जो फॉरवर्डिंग एजेंट होता है वो यानी क्या करता है, एक्सपोर्टर एक बंदा हायर करता है जो कि शिपमेंट ऑफ गुड्स यानी चीज़ों को भिजवाने के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स करनी, ठीक है, उसकी ड्यूटी सारी परफॉर्म करता है एक्सपोर्टर की, जो कि एक्सपोर्टर उसको ऑर्डर देता है उसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद है प्रोक्योरिंग द गुड्स, यानी यहाँ पे चीज़ बनाएगा कौन, प्रोड्यूस कौन करेगा, उसको भिजवाएगा कौन, उसकी सारी जो है वो होल सेलिंग या उसकी जितने भी सेलिंग एजेंट्स का जो काम होता है वो कौन करेगा, इस चीज़ में वो सिलेक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन बनाई जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो है वो कौन कौन से लेटर प्रिपेयर होता है। सबसे पहले है इनवॉइस, और उसके बाद कॉन्सुलर इनवॉइस, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, उसके यानी इनवॉइस एक रसीद तैयार की जाती है जिसमें जो है वो बताया जाता है कि जी कितनी क्या प्राइस है, क्या लेवल है, क्या जो है वो चीज़ों की क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, उनके डॉक्यूमेंट्स और उसके सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि जिसको इजाज़त है इस चीज़ की। कॉन्सुलर इनवॉइस में भी, कॉन्सुलर मतलब कि कस्टमर से रिलेटेड इनवॉइसेस, यानी कि कस्टमर किस किस चीज़ से सेटिस्फाइड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो है वो कॉन्सुलर इनवॉइस में सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद है कस्टम फॉर्मेलिटीज़। अब फॉर्मेलिटीज़ में मतलब कि द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ फिलिंग द शिपिंग बिल। 6 कॉपीज़ इसकी होती हैं ये जो कि शिपिंग करने के दौरान, यानी कि जब हम लोग कार्गो करवाते हैं, जब हम किसी ज़रिए जो है वो भिजवाते हैं तो उस दौरान 6 कॉपीज़ उसकी सेंड कर ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है एट द प्रेजेंट टू द पोर्ट ट्रैफिक मैनेजर, यानी कि जहाँ पे जो बंदरगाह होती है, जहाँ पे चीज़ की शिपिंग होती है, उस मैनेजर को जो है वो दी जाती है, एक कॉपीज़ दी जाती हैं। फिर वो पोर्ट ट्रैफिक मैनेजर जो सा होता है वो रिसीविंग करके बिल्स दे के उसका सारा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन देख के उसका ये देखता है कि जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है, इसका लाइसेंस दे के उसको ओके करके तो अपनी जो है वो एरिया में जहाँ पे वेयर हाउस होगा वहाँ पे उसको शिफ्ट कर लेता है। यानी कि शिफ्ट करने के बाद फिर उसके बाद उसकी पैकिंग कर ली जाती है। पैकिंग करने के बाद शिपमेंट के लिए इसको रेडी किया जाता है। जब पैकिंग मुकम्मल तौर पे कवर हो जाती है, मार्क लगा देते हैं, बैग्स बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बना दिए जाते हैं जो कि चीज़ को भिजवाने के लिए रेडी होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, शिपमेंट की जाती है, यानी कि बाकायदा तौर पे एक अप्रूवल हासिल हो जाती है कि हाँ अब हमने इसकी बुकिंग करवानी है और इस ऑर्डर को हमने फ़लाँ जगह पे पहुंचाना है।
उसके बाद चार्टर पार्टी यानी वो पार्टी होती है जो कि एक्सपोर्टर की शिपमेंट को या उसकी प्रिपरेशन को चेक करती है, जिसमें देखा जाता है कि जी जो चीज़ भिजवाई गई है वो क्वालिटी के मुताबिक या क्वांटिटी के मुताबिक सही है या नहीं है, कंप्लीट है, गुड्स डिस्पैचिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सारे अटैच हो चुके हैं, वो चार्टर पार्टी आके चेक करती है। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर तो हमने इंश्योरेंस करवाई होगी, क्योंकि हम जब बैरून मुल्क में जब चीज़ भिजवाते हैं या ट्रांसलेट करवाते हैं गुड्स की, तो उनका डैमेज होने का, उनका ख़तरा होता है लॉस होने का, तो इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें ऐड की जाती है। इंश्योरेंस करवाने के बाद यानी इसलिए करवाया जाता है कि अगर हमें लॉस होता है तो हमारी उनकी कंपनसेशन हो सके, यानी उस लॉस की तलाफ़ी हो सके, इसलिए वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी लगाई जाती है। उसके बाद है लोडिंग ऑन गुड्स। अब गुड्स की लोडिंग चेक कर ली जाती है। जिस तरह से आपने कंसाइनमेंट आईकॉम में आपने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब चीज़ों की लोडिंग की जाती है उसके मुताबिक उसका कितना किराया बनता है, कितने, यानी कि हम कहते हैं कि लिस्ट में कंटेनर्स कितने हैं, लेबरर्स कितने हैं, वो सारे एक्सपोर्टर्स को देखा जाता है। सारी जो है वो शिपमेंट को देख के फिर एक्सपोर्टर उसको लोड करता है कि जी जितनी भी चीज़ हम भिजवा रहे हैं, क्या जिस भी जगह पे हम भिजवा रहे हैं क्या वो उतना लोड उठाने के काबिल है। ठीक है, ये लोडिंग ऑफ गुड्स में इस चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेड्स रिसिप्ट्स। मिक्स रिसिप्ट से मतलब कि जो साथी होता है, जो दोस्त होता है उनके साथ, उनको जो है वो रसीद दे दी जाती है, जिसमें जो है वो उनका जो असिस्टेंट होता है, कैप्टन जैसे हम लोग कह सकते हैं, जो शिप को चला रहा होता है, उसको लेके जा रहा होता है, उसको रसीद जो है वो दे दी जाती है, ताकि उसका जो मेड है, जो साथी है, वो सेटिस्फाइड हो जाए कि जिस चीज़ की वो पैकिंग कर रहा है, उसको लेके जा रहा है, कितने पैकेट्स हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस आदमी को भी दे दिए जाते हैं, उस कैप्टन को भी दे दी जाती हैं, जो कि चीज़ को लेके जा रहा होता है दूसरी जगह पर। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेड्स रिसीप्ट को हासिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग से मुराद होता है कि जब रसीद रेडी हो गई है तो फिर बिल ऑफ लैडिंग बनाया जाता है, जिसमें कंपनी की जो है वो जितने भी इश्यूज़ वगैरह जो रेगुलर बिल्स होते हैं उसकी अदायगी के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करने के लिए, जो उसकी भी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं या जितनी भी जो है वो कंसाइनर है या कंसाइनी, उसकी जितनी डिटेल है उसको बिल ऑफ लैडिंग कहा सकता है कि हमने गुड्स कहाँ पे लेके जानी है, क्या कौन सी उसकी मंजिल है, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। ठीक है, गुड्स की शिपमेंट डीसी, यानी कि सारा कुछ जो है वो बिल ऑफ लैडिंग में लिखा जाता है, यानी कि एक किस्म का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल ऑफ लैडिंग में बता दी जाती हैं। ये लिखा हुआ है ना कि बिल ऑफ लैडिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसाइनर, यानी जो सेंडर होता है उसकी जो है वो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। कंसाइनी जो कि रिसीव कर रहा होता है, जो यानी कि जो चीज़ें जो है वो सुल्क कर रहा होता है, उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। गुड्स की डिटेल होती है, चीज़ें कहाँ पहुंचानी है और उसमें शिप का क्या नाम है, किस जगह पे है, सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन बिल ऑफ लैडिंग में लिखी जाती है। इंडोर्समेंट कहाँ करवानी है, भिजवाने कहाँ पर है, ये सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है। उसके बाद है डिस्पैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिस्पैच कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं उस स्टेट पे, जो डिस्पैच करके इंपोर्टर के बैंक को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इंपोर्टर मतलब कि जो कि चीज़ें ख़रीद रहा होता है, क्योंकि उसने अदायगी करनी होती है पैसों की, इसलिए वो सारे इन्वाइसेस को देखते हुए उसके मुताबिक ही उसकी अदायगी करता है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक के हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, इंपोर्टर पे क्या करता है, उसको इंश्योर करवा के उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है, जितना भी पैसा बनता है, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तब्दील करवा के उसकी पेमेंट को इन कैश, यानी कैश में पेमेंट उसकी कर देता है। उसके बाद सिक्योरिंग पेमेंट्स, द कस्टमर मेक द अरेंजमेंट फॉर रिसीविंग द सोल्ड रिसीप्ट, यानी कि सॉरी प्राइस, जितना भी प्राइस है, जितनी भी वैल्यू उसकी रिसीविंग होती है, उसको इंपोर्टर के बैंक को जो है वो रिसीव कर भिजवा दी जाती है। ही कैन रिसीव द प्राइस, वो प्राइस वसूल कर लेता है। फिर बाद में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अगर करना चाहे तो वो भी करवा सकता है, एक्सचेंज भी करवा सकता है, और वैल्यू को जो है वो पैसों में करके वसूल कर सकता है। उसके बाद एंड ऑफ डील है। एंड ऑफ डील से मुराद होता है कि अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कहीं से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एंड ऑफ डील को दोबारा से चेकआउट करके बोथ पार्टीज़ अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकती हैं। अगर कहीं ना कहीं उनको मसला होता है तो फिर डीलिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा जो क्वेश्चन हमने जो फॉरेन एक्सचेंज का शुरू किया था हमारा, वो भी हो गया, यानी कि हमारा ट्रेडिंग के हवाले से टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बिज़नेस जो है वो फाइनेंसिंग है।
वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसमें मुदारबा और मुशारका वगैरह यानी कि जो इस्लामिक बिज़नेस आ जाता है वो इसमें होगा, ठीक है। आप जो है वो पिछले क्वेश्चन अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी हेडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। आप इसको बस करो, ठीक है। नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।